नमस्कार। पिछले पाठ में हमने आत्मकथा के अर्थ, उसकी परिभाषाओं को समझा, साथ ही अन्य विधाओं से आत्मकथा का क्या भेद है, क्या अंतर है, उसे समझने का प्रयास किया। इस पाठ में हम आत्मकथा लेखन के विकास क्रम को समझेंगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से, और विस्तृत रूप से आप अपने अन्य प्लेटफॉर्म पर जो सामग्री दी गई है उससे समझ सकते हैं। इसके साथ ही इस पाठ में हम आत्मकथाओं के वर्गीकरण पर भी बातचीत करेंगे। पहले हम आत्मकथा लेखन के विकास को समझेंगे। प्रथम आत्मकथा का परिचय हमें 17वीं शताब्दी में बनारसी दास जैन द्वारा लिखित अर्धकथा 1641 से मिलता है। उसके बाद से अद्यतन काल तक आत्मकथा साहित्य के विकास को 5 चरणों में रखा जा सकता है। प्रथम चरण 1600 से 1875 ईस्वी तक माना गया है। द्वितीय चरण 1876 से 1925 ईस्वी तक माना गया। तीसरे चरण सन 1926 से 1950 ईस्वी। चतुर्थ चरण 1951 से 1960 ईस्वी और पंचम चरण 1961 से 1999 का माना गया। प्रथम चरण में जो आत्मकथाएं लिखी गई उसमें जो मुख्य हैं, बनारसी दास जैन 1641 में अर्धकथा, स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मचरित 1860 में, और सीताराम सूबेदार की सिपाही से सूबेदार तक 1861 में। द्वितीय चरण में जो आत्मकथाएं लिखी गईं उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1876 में कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। उसी क्रम में राधाचरण गोस्वामी का जीवन चरित्र, प्रताप नारायण मिश्र का जीवन वृतांत, अंबिका दत्त व्यास की 1901 में आई निज वृतांत, सत्यानंद अग्निहोत्री की 1910 में मुझमें देव जीवन का विकास, भाई परमानंद 1922 ईस्वी में आप बीती मेरी राम कहानी, स्वामी श्रद्धानंद पथिक की 1924 में ही कल्याण मार्ग का पथिक। तृतीय चरण में जो 1926 से 1950 तक का माना गया उसमें आई श्रीधर पाठक की 1926 में स्वजीवनी, राम प्रसाद बिस्मिल की 1927 में आत्मकथा, लाला लाजपत राय की 1932 में आत्मकथा, प्रेमचंद की आत्मकथांक हंस में जो आई 1932 में। इस तरह जो महत्वपूर्ण थे, गुलाब राय की मेरी असफलताएं नाम से 1940 में, चंद्रभूषण वैश्य की अपनी बातें 1945 में, राहुल सांकृत्यायन की 1946 में मेरी जीवन यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा 1947 में, राहुल सांकृत्यायन का ही जो दूसरा भाग आया मेरी जीवन यात्रा हुआ 1950 में। इस काल में जो महत्वपूर्ण थे, इसके अलावा अन्य लोगों ने भी लिखी हैं जिसका पूरा विवरण आप अपनी पाठ सामग्री में देख सकते हैं। चतुर्थ चरण जो 1951 से 1960 का माना गया उसमें कमला प्रसाद वर्मा की भूली भागती यादें 1951 में आई, यशपाल की सिंहावलोकन भाग 1 1951 में और सिंहावलोकन भाग 2, जैनेन्द्र कुमार की अपनी बात 1952 में आई। इसी तरह से देवेंद्र सत्यार्थी की चांद सूरज के वीरन नाम से 1953 में, यशपाल की 1955 में सिंहावलोकन भाग 3 आया। आचार्य नरेंद्र देव की मेरे संस्मरण नाम से 1956 में आए। उदय शंकर भट्ट की 1956 में कलाकार के आत्मसंस्मरण, सेठ गोविंद दास के 3 भाग आए आत्मनिरीक्षण नाम से 1958 में। पांडे बेचैन शर्मा उग्र 1960 में अपनी खबर नाम से आई। शिव पूजन सहाय मेरा बचपन 1960 में, सुमित्रा नंदन पंत की 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 में आई। पांचवा चरण जो 1961 से 1999 के बीच माना गया
उसमें आचार्य चतुर्सेन की मेरी आत्म कहानी 1963 में आई। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के 1966 में जीवन के 4 अध्याय। राहुल सांकृत्यायन की जो भाग 3 तीसरा आया 1967 में मेरे जीवन यात्रा, तीसरा, चौथा, 5वां भाग अभी इसमें आया। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, और नीड़ का निर्माण फिर 1970 में है। इस तरह से वृंदावन लाल वर्मा की 1971 में अपनी कहानी। मुरारजी देसाई ने भी मेरा जीवन व्रत 1972 में। मोहन राकेश की आत्मकथा 1973 में। पृथ्वीराज कपूर की कुछ यादें आप बीती जो थी 1974 में। बलराज साहनी 1974 में कुछ मेरी फिल्मी आत्मकथा नाम से आई। हरिवंश राय बच्चन की 1970 में बसेरे से दूर। रामविलास शर्मा की घर की बात 1983 में। यशपाल जैन की मेरी जीवन धारा 1987 में। हरिवंश राय बच्चन की एक और 1986 में 10 द्वार से सोपान तक। नगेंद्र की अर्धकथा 1988 में। अमृतलाल नागर की टुकड़े टुकड़े दास्तान 1988 में। भोलानाथ तिवारी की हार नहीं मानी 1989 में। काका हाथ रसी की 1995 में। मेरा जीवन एक वन, और मुझे याद है रामवृक्ष बैनीपुरी की 1995 में। और धर्मेंद्र गुप्त की 1994 में मैं सरकारी जासूस था नाम से। इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं अलग अलग चरणों में किस तरह से लिखी गई, उनके नाम आपने जाने। अधिक जानकारी के लिए आप पाठ्य सामग्री को देखें और विस्तार से इसे आप देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आत्मकथा का वर्गीकरण। आत्मकथा का वर्गीकरण कर पाना कठिन कार्य है, क्योंकि स्वयं के माध्यम से स्वयं की विषय वस्तु का वर्णन करने वाली आत्मकथाओं को पाठक कौतूहल, मानवीय संवेदनशीलता और जिज्ञासा से देखता है, तो दूसरी ओर आत्मकथाकार के लिए निर्मम एवं भयावह स्थितियों का सृजन करता, जो संकट झेलकर खुद के बहाने अपने परिवेशगत चरित्रों, सामाजिक रूढ़ियों, राजनीतिक आंदोलनों, सांस्कृतिक क्रिया प्रतिक्रियाओं, शिथिलताओं का अंकन करता है। अतः आत्मकथा का वर्गीकरण कर पाना एक दुष्कर कार्य हो सकता है। ऐसी स्थिति में आत्मकथा का वर्गीकरण उनके मूलभूत दृष्टिकोण के आधार पर किया जा सकता है। इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अंतरंग आत्मकथा, दूसरा बहिरंग आत्मकथा, तीसरा है मिश्रित वर्ग। अंतरंग आत्मकथा, इस वर्ग की आत्मकथाओं का मूल दृष्टिकोण निजी अथवा नितांत वैयक्तिक होता है। आत्मकथाकार आत्यंतिक आत्मकथा में अपनी अंतरंगता का निर्वहन करता चलता है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, जो 4 खंडों में प्रकाशित है, में प्रायः नितांत निजी घटनाओं, निजी अनुभूतियों को सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति दी गई है। अतः उनकी आत्मकथा को अंतरंग वर्ग में रख सकते हैं। अंतरंग आत्मकथाओं में आत्मकथाकार अनायास ही अपने अंतर्मन और बीते हुए जीवन की एकाकी यात्रा अपनी आत्मकथा के विषय में ऐसी ही घोषणा की है। इसमें लेखक अपनी आत्मकथा के माध्यम से नितांत निजता के स्तर पर उसकी बातचीत करता है, लिखता है। विष्णुकांत शास्त्री कहते हैं कि हिंदी में को प्रधानता देने वाली आत्मकथा लिखने की शुरुआत बच्चन जैसे संवेदनशील एवं प्रत्यक्ष जीवन प्रेरित अनुभूतियों के गायक कवि द्वारा हुई। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी और बलराज साहनी की आत्मकथाएं भी अंतरंग आत्मकथाएं हैं। बहिरंग आत्मकथा, बहिरंग आत्मकथा अंतरंग आत्मकथा के विपरीत अपने मूलभूत दृष्टिकोण में समाज, सभा, राष्ट्र, राजनीति संबंधी कार्यकलापों से जुड़ी रहती हैं। अधिकांश राजनीतिक कार्यों से जुड़ा व्यक्ति या धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पित समाज सुधारक अपनी आत्मकथा के बहाने अपने समकालीन समाज, व्यक्ति के साथ साथ परिवेशगत, सामाजिक, धार्मिक और
राजनीतिक गतिविधियों का ऐसा वर्णन करता है जिसमें उसका निजी आत्मकथांश लुप्त प्रायः होता है। साहित्यिक क्षेत्र में भी बहिरंग आत्मकथा लिखी जा सकती है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण बाबू श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकथा कहानी है। इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा देश की तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक स्थितियों से जुड़ी हुई आत्मकथा है, जिसमें संकलित निजी और व्यक्तिगत प्रसंग में भी बहुत तटस्थता लिए हुए है। इस आत्मकथा में अंतरंग का तत्व प्रायः लुप्त है। सीधी सपाट शैली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तत्कालीन घटनाओं और स्थितियों के पूरे विवरण दिए हैं। मिश्रित वर्ग याद, इसका अर्थ यह नहीं कि बहिरंग आत्मकथा वर्ग में अंतरंगता का कोई अवसर नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि आत्मकथा होती ही अंतरंग और बहिरंग है। जब सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों की अभिव्यक्तियों में आत्मकथाकार व्यस्त होता है तो इस व्यस्तता में भी अंतरंगता से नितांत शून्य नहीं हो जाता। इसलिए बहिरंग वर्ग की आत्मकथाओं में भी निजी अभिव्यक्तियां आश्चर्यजनक रूप से बड़ी ही भावुकता के साथ बुनी जाती रही है। उदाहरण के लिए भवानी दयाल सन्यासी की आत्मकथा, प्रवासी की आत्मकथा का यह अंश आत्मकथाकार की पत्नी की मृत्यु पर सरल अभिव्यक्ति के साथ उपलब्ध है। जगरानी की जुदाई की वेदना से मैं चेतनाहीन हो गया, मेरे हौसले पस्त हो गए, अरमानों की लड़ी टूट गई। इस वज्राघात को मैं बर्दाश्त न कर सका और ऐसा बीमार पड़ा कि बचने की कोई आशा न रह गई। इसी प्रकार अंतरंग आत्मकथाओं के वर्ग में भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों की चेतन दृष्टि उपलब्ध होती है। बलराज साहनी की अंतरंग वर्ग की आत्मकथा मेरी फिल्मी आत्मकथा में भी तत्कालीन सामाजिक स्थिति अत्यंत स्वाभाविक रूप से वर्णित है, पर पुलिस और अफसरी दहशत अपनी सीमा पार कर चुकी थी। मनुष्य के साथ केवल व्यवहार ही पशुओं वाला नहीं किया जाता था, बल्कि उसे पशु बना देने की, उसके अंदर की सारी सभ्यता और मनुष्यता खत्म करने की उस निजाम ने पूरी योजना बना रखी थी। हर प्रकार की बदचलनी, जहालत और जुल्म को सह दी जाती थी। शरीफों के लिए इज्जत से गुजारा करना प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा था। जो इसका विरोध कर सकते थे वे धन दौलत के लालच में रावलपिंडी और लाहौर जैसे बड़े शहरों को भाग जाने के मौक़ों की तलाश में रहते थे। ये उनकी बलराज साहनी की आत्मकथा का एक छोटा सा अंश था। आत्मकथा वर्गीकरण का आधार। आत्मकथाओं का अन्य कोई वर्गीकरण किया जाए तो संभवतः आत्मकथाकारों की सामाजिक स्थिति और कार्यकलापों का व्यवसाय के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन यह वर्गीकरण बहुत ही स्थूल कहा जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सृजनशीलता और व्यवसाय अथवा सामाजिक और विविध गतिविधियों से भिन्न भिन्न रूपों में अपनी संलग्नता रखता है। इसलिए किसी भी आत्मकथा लेखक के आधार पर वर्गीकरण कर पाना अत्यंत कठिन काम है, क्योंकि कोई भी आत्मकथा लेखक किसी एकांगी पक्षधरता के कटघरे में नहीं बंधते हैं। प्रत्येक वर्गीकरण की अपनी सीमाएं होती हैं तथा विवेचन और विश्लेषण की अनिवार्यताएं भी होती हैं। अतः यहाँ आत्मकथाओं का एक स्थूल वर्गीकरण कतिपय मुख्य प्रवृत्ति पोषण के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें 4 तरह से किया गया है इसको। पहला है धार्मिक आत्मकथाएं, दूसरा राजनीतिक आत्मकथाएं, तीसरा समाज पोषित आत्मकथाएं, चौथा साहित्यिक आत्मकथाएं। धार्मिक आत्मकथाएं। धार्मिक आस्थाओं में भारतीय जनजीवन की विश्वसनीयता बड़ी गहरी है, क्योंकि भारतीय जनजीवन में दीर्घकाल से प्रबल धर्म चेतना विद्यमान है, जिसके स्थूल रूप तो अनेक हैं, पर मानवीय धरातल पर ये धार्मिक आस्थाएं पारस्परिक मोह और सौहार्द युक्त हैं। इसलिए भारत को मिश्रित संस्कृतियों का उपमहाद्वीप माना जाता है। ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं।
इसलिए विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के आधार पर कई लोगों ने अपनी आत्मकथाएं प्रस्तुत की हैं। अपने युग की धार्मिक मान्यताओं, अंधविश्वासों और सामान्य लोगों की व्यक्तिगत तेजस्विता के आधार पर कई आत्मकथाकारों ने, विशेषकर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, आनंद भिक्षु सरस्वती, चंद्रभूषण वैश्य, गणेश प्रसाद वर्णी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय आदि ने धार्मिक भावनाओं से परिपुष्ट आत्मकथा लेखन किया है। राजनीतिक आत्मकथा। राजनीति का प्रभाव लेखन की समस्त विधाओं पर रहा है, तो आत्मकथाकार उस प्रभाव से मुक्त कैसे रह सकता था? राजनेताओं की राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्तता की निरंतरता बनी रहने पर जब कभी उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है तो उनमें उनकी राजनीतिक चेतनाओं का प्रवेश हुए बिना कैसे रह सकता था? यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय राजनीतिज्ञों ने राजनीति को विशिष्ट कालखंडों में चित्रित और व्याख्यायित करने का अवसर अपनी आत्मकथाओं में पाया है। अतः राजनीतिक आत्मकथाओं का एक स्थूल वर्ग बनाए जाने की औचित्य सिद्ध होता है। राजनीतिक आत्मकथाओं में आत्मकथा का स्वरूप मात्र आत्मकथाकार के जीवन चित्रण पर ही आधारित न होकर उसके अपने व्यक्तिगत एवं समष्टिगत जीवन की तुला राजनीति की ही बनानी पड़ती है। यही कारण है कि वह राजनीतिज्ञों की आत्मकथा न रहकर उनकी पदकथा का पर्याय बन जाती है। राष्ट्र की नियति को व्यक्ति को प्रभावित करने वाली राजनीति का आख्यान करने वाली आत्मकथाएं लिखने वालों में गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, यशपाल, राम प्रसाद बिस्मिल, सेठ गोविंद दास, जानकी देवी बजाज, सत्यदेव परिव्राजक आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। समाज पोषित आत्मकथा। ऐसी आत्मकथाएं जिनमें आत्मकथाकार अपनी जीवन कथा तो आरंभ करता ही है, पर उसमें सामाजिक उत्कर्ष का विवरण उनके अपने केंद्र में अथवा परिवेश में विद्यमान रहता है। यह भी कहा जा सकता है कि समाज के लिए समर्पित सृजनशील व्यक्तियों ने जब जब आत्मकथाएं लिखी हैं, उनमें मात्र धर्म नहीं, समाज की भूमिका प्रखर बनी है। स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखित आत्मकथा जीवन चरित्र के अतिरिक्त स्वामी श्रद्धानंद, साधु शांतिनाथ, आनंद भिक्षु सरस्वती, सहजानंद सरस्वती आदि ने धार्मिकता के प्रसंगों के साथ समाजोत्थान की चिंता भी अभिव्यक्त की है। आर्य समाज के सन्यासियों की ये आत्मकथाएं एक और धार्मिकता की आख्याएं देती हैं तो उत्तरोत्तर सामाजिक परिस्थितियों से भी जुड़ती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि ये आत्मकथाकार व्यष्टिनिष्ठ आत्मकथाकार होकर भी सामाजिकता के मुखापेक्षी रहे हैं और मानवीय व्यापारों का सूक्ष्म निरीक्षणात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आत्मकथा लेखन में लीन हुए हैं। इस दृष्टि से साहित्यिक आत्मकथाओं के 3 वर्ग किए जा सकते हैं: कवियों द्वारा लिखित आत्मकथाएं, कथाकार और आलोचकों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं। कवि क्षेत्र में बनारसी दास जैन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, वियोगी हरि, सुमित्रानंदन पंत, प्रणव कुमार बंदोपाध्याय, पोद्दार, रामावतार अरुण की आत्मकथाएं हैं। कथा के क्षेत्र में राहुल सांकृतायन, यशपाल, शांतिप्रिय द्विवेदी, अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, सेठ गोविंद दास, कृष्णा सोबती, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार पांडे, बेचैन शर्मा उग्र, आचार्य चतुर्सेन, शिव पूजन सहाय, वृंदावन लाल वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आलोचना क्षेत्र में आत्मकथाकारों ने अपनी व्यक्तिनिष्ठ चेतना एवं विशिष्ट अहम से युक्त सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय देते हुए आत्मकथाएं लिखी। इनमें बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, छैल बिहारी गुप्त, राकेश के नाम उल्लेखनीय हैं। इस तरह से इस पाठ में हमने आत्मकथाओं के वर्गीकरण को जाना। अगले पाठ में हम आत्मकथा के रचनागत वैशिष्ट्य से उन पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।